हेलो क्लास 12। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और मस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारी इस प्रारंभ सीरीज के अंदर। और आज की इस क्लास के अंदर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का जो नेशनल इनकम ले रहे हैं उसका ये सेकंड चैप्टर है बच्चों। तो सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करते हैं और समझते हैं आगे हमारे नेशनल इनकम को। बेटा पूरा वीडियो देखिए, बेटा पूरी क्लास को अटेंड कीजिएगा, क्योंकि इसके बाद में जब मैं थ्योरी कंप्लीट कर लूंगा तो उसके बाद में नेशनल इनकम के हर मेथड के न्यूमेरिकल को अच्छे से समझाऊंगा और आपके अंदर का जो फियर है नेशनल इनकम को लेकर उसे पूरी तरीके से खत्म कर दूंगा। तो चलिए आगे स्टार्ट करते हैं और समझते हैं कि और थ्योरीज हमें क्या जाननी बाकी है। तो देखो बेटा, इसमें मैंने लास्ट आपको कंपोनेंट्स ऑफ नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मैंने आपको समझाया था बच्चों। इसके बाद हम बात करेंगे ग्रोस और नेट की। बेटा अब सर ये ग्रोस और नेट क्या होते हैं? ठीक है, तो देखो सबसे अगर आम भाषा में अगर मैं आपको समझाऊं तो ग्रोस का मतलब होता है टोटल। क्या होता है बच्चों? ग्रोस का मतलब होता है टोटल। अब सर किस चीज का टोटल, तो वो भी समझ लो बेटा, क्योंकि बस आप एक बात ध्यान रखना बेटा, हम मैक्रो पढ़ रहे हैं ना, तो हम किसी इंडिविजुअल पर्सन या फर्म की बात नहीं करेंगे, हम पूरे मार्केट की बात करेंगे, जहां पर सभी प्रोड्यूसर हैं, जहां पर सभी कंज्यूमर्स हैं, उन सभी के बारे में, मींस पूरी इकोनॉमी पूरी मार्केट के बारे में हम बात करने वाले हैं। बेटा बहुत ध्यान से सुनना, आपको पूरी बात अच्छे से समझ में आएगी और मैं पूरी कोशिश भी करूंगा कि हर बात आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ग्रोस को अगर मैं बोलूं बेटा तो वो हो जाएगा आपका टोटल। सिर्फ ग्रोस की बात कर रहा हूं। अब टोटल किस चीज का सर? तो बेटा देखो, टोटल जो होता है एक बिजनेस पूरी एक साल में जितनी भी उसकी एसेट्स हैं, जितना भी उसका प्रॉफिट है, उन सब का टोटल होता है ग्रोस। देखो लिख रखा है द वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट इंक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। मींस आपके पास में जो आपने पूरे साल के अंदर प्रोडक्शन किया है, जो पूरा प्रोडक्ट है आपके पास में, उसका टोटल अगर मैं कर लूं तो वो बन जाएगा ग्रोस। क्या बन जाएगा बेटा? ग्रोस। ग्रोस मींस मतलब टोटल। अब इकोनॉमी के अंदर हम बात कर रहे हैं तो इकोनॉमी में किस चीज का हम टोटल ले सकते हैं? हम प्रोडक्ट का टोटल ले सकते हैं, प्रॉफिट का टोटल ले सकते हैं, एसेट्स का टोटल ले सकते हैं बेटा। तो ग्रोस मतलब क्या हो गया कि पूरा प्रोडक्ट इसमें जो है ऐड रहता है, सभी प्रोडक्ट्स को ऐड कर लिया जाए तो बन जाता है वो ग्रोस। और आपको अच्छे से समझाने के लिए मैं आपको एक ही बात बताऊंगा बेटा, वो ध्यान से सुनना, कि ग्रोस का मतलब यहां पर हो गया एक साल के अंदर आपकी जितनी भी नई पुरानी एसिड्स है उन सब की वैल्यू को अगर प्लस कर दिया जाए तो बन जाएगी बेटा वो ग्रोस। इसलिए मैंने आपसे बोला कि ग्रोस को मैं अगर एक शब्द में समझाऊं तो वो बन जाएगा आपका टोटल। बेटा इज दैट क्लियर? अब सर यहां पर ना जो है ये ग्रोस की डेफिनेशन में ना डेप्रिसिएशन क्यों लिख रखा है सर? तो देखो बेटा, आप ध्यान से मेरी बात समझते जाओ, आपको सब क्लियर हो जाएगा। देखो बेटा, ग्रोस के अंदर हम नई पुरानी सभी एसिड जो एक साल से हमारे पास में है, पूरे एक साल के टाइम पीरियड में हमारे साथ रही है, उन सभी नई पुरानी एसिड्स को हम प्लस कर दें तो बन जाएगा ग्रोस। इज दैट क्लियर? और बेटा क्या होता है इसके अंदर, अब हमारे पास में कोई मशीन नहीं है, एकदम बिल्कुल नहीं है, तो उसमें तो कोई डेप्रिशिएट होगा ही नहीं बेटा, है ना, क्योंकि तो नहीं है। बट कोई पुरानी हमारे पास प्रोडक्ट है या मशीन है या एसिड्स है, वो तो पुरानी, तो बेटा उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर हुआ होगा। तो अगर उस नॉर्मल वियर टियर जो हुआ है उस वजह से उसकी जो वैल्यू डेप्रिशिएट हो रही है, अगर उस डेप्रिशिएट वैल्यू को हम माइनस नहीं करेंगे ग्रोस में से तो हमारा नेट कैसे आएगा बेटा? तो नेट अगर आपको निकालना, नेट मतलब क्या हो गया कि ग्रोस में से जो पुरानी आपके पास में मशीन्स हैं या एसिड्स हैं उनकी जो नॉर्मल डेप्रिसिएशन वैल्यूज है आप उसे निकाल देंगे तो बन जाएगा नेट। इज दैट क्लियर बेटा? Without deducting a depreciation, we cannot calculate exact calculate of profit. हम ये नहीं बोल सकते जब तक हम डेप्रिसिएशन को लेस नहीं करेंगे ग्रोस में से, हम ये नहीं बोल सकते कि हमने जो प्रॉफिट कैलकुलेट किया है वो एकदम सही प्रॉफिट है, क्योंकि सही प्रॉफिट तो
जब ही आएगा बेटा जब आप अपने टोटल प्रॉफिट में से डेप्रिशिएट वैल्यू को निकाल देंगे। तो ग्रोस में से जैसे ही आप डेप्रिशिएट वैल्यू निकाल देते हैं बेटा तो वो बन जाएगा नेट। तो लिख रखा है देखो, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू टर्म्स इन डेप्रिसिएशन वेयर डेप्रिसिएशन इज एक्सपेक्टेड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फिक्स कैपिटल एसेट्स ड्यू टू इट्स जनरल यूजेस। बिल्कुल सही बात है, फिक्स एसेट्स में से ही डेप्रिशिएट वैल्यू लेस की जाती है बेटा। डेप्रिशिएट क्योंकि हम उसको यूज करते हैं ना, वो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स होता है, तो उस वजह से जनरल यूज करने की वजह से उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर हो जाता है। मींस अगर आप किसी एक मशीन को बार बार यूज करते हैं तो उसके पार्ट्स घिसना स्टार्ट हो जाते हैं ना बेटा, तो उसी वजह से तो उसकी वैल्यू डाउन होती है बेटा। तो उसकी वही वैल्यू निकालनी तभी उसकी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, उसी को तो हम प्रॉफिट बोल रहे हैं। कई बार क्या होता है समझाते समय हम प्रॉफिट का, एसेट्स का, प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो बच्चे बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं, अरे सर ये किसकी ग्रोस है या किसका नेट निकालने के लिए आप बोल रहे हो। बेटा ये एक समझाने का तरीका है आप लोगों को कि अब मैं आपको समझाऊं तो ऐसे भी समझा सकता हूं कि मेरे पास अगर 4 कारें हैं जिसमें से 2 तो मैंने अभी नई ली हैं और उन सब की वैल्यू को मैं कैलकुलेट करूं और मैं आपको बताऊं कि मेरे पास में 50 लाख की कार है, तो क्या मैं सही हूं? नहीं, क्योंकि 2 उसमें से पुरानी है। तो आज मैं लास्ट 31 मार्च को वैल्यू कैलकुलेट करूंगा बेटा, तो उन 2 कार की डेप्रिशिएट वैल्यू निकालने के बाद ही तो मुझे पता चलेगा ना कि मेरे पास एग्जैक्ट टोटल जो अमाउंट है कार का वो कितने का है। नहीं तो आप क्या कहोगे, सर आपने तो अपनी पुरानी जो कार है ना उसमें से तो उसकी डेप्रिशिएट वैल्यू तो निकाली नहीं और ऐसे ही सबको जोड़कर आपने अंदाजन बोल दिया 50 लाख के। ये तो सर एकदम एग्जैक्ट अमाउंट कहां से आया, ये तो एग्जैक्ट अमाउंट है ही नहीं सर। सबसे पहले तो आप क्या करो, अपनी पुरानी जो कार है उसकी जो डेप्रिशिएट वैल्यू होती है वो लेस करो, फिर अपनी नई कार आपने जितने में खरीदी है फिर उन सभी के अमाउंट को आप प्लस करो, फिर जो अमाउंट आएगा वो होगा नेट। इज दैट क्लियर? अब बात समझ में आ रही ना बेटा? बस समझाने का तरीका है। तो ग्रोस मतलब मेरे पास 4 कारें हैं, उन चारों कारों के अमाउंट को मैंने कैलकुलेट कर लिया, प्लस कर दिया, तो मेरे पास जो अमाउंट आया वो ग्रोस हो गया। बट नेट जब आएगा जब वो 2 मैंने पुरानी कारें हैं, मेरे पास 2 तो नहीं खरीदी है, 2 पुरानी कारें हैं, उनकी मैं करंट डेप्रिशिएट वैल्यू उनमें से लेस कर दूंगा, फिर दोबारा से उनको सभी को प्लस करूंगा, तो जो वैल्यू आएगी वही तो नेट कहलाएगी बेटा। आई बात समझ में आप लोगों को? तो ये एक समझाने का तरीका है बच्चों आपको, जिससे आपको समझ में आ जाए कि ग्रोस और नेट में क्या फर्क होता है। अब आप बोलोगे सर ग्रोस और नेट में आप इतना दबाव क्यों दे रहे हो समझाने के लिए बेटा? समझाने के लिए सर, तो बेटा पूरा का पूरा गेम, पूरा का पूरा नेशनल इनकम इन्हीं सभी के ऊपर टिका है, तो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आगे चलते हैं बेटा। ग्रोस और नेट के बाद में हमारे पास में क्या आएगा बेटा? ये देखो फॉर्मूला आ गया हमारे पास में कि अगर मुझे ग्रोस वैल्यू चाहिए, ग्रोस अमाउंट चाहिए, तो मेरे को नेट अमाउंट के अंदर डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा। जैसे ही मैं अपने नेट अमाउंट में डेप्रिसिएशन को प्लस करूंगा तो मेरी ग्रोस वैल्यू आ जाएगी। राइट बेटा? जैसे कि मेरी कोई पुरानी कार है जिसका डेप्रिशिएट करने के बाद मेरा जो अमाउंट है उसका 2 लाख रुपए आ रहा है। अब मैं आपसे कह रहा हूं कि इसमें हर साल 10,000 रुपए लेस हो जाता है डेप्रिसिएशन की वजह से, तो मेरी ग्रोस वैल्यू क्या हो जाएगी उसकी? 2,10,000 रुपए बेटा, बस। और अगर नेट वैल्यू चाहिए तो ग्रोस मतलब टोटल वैल्यू में से आप डेप्रिशिएट वैल्यू लेस कर दो, तो जो बचेगा वो आपके पास में नेट आ जाएगा बेटा। बात समझ रहे हो ना आप? अगर फिर भी कोई डाउट आता है तो कमेंट बॉक्स में पूछो बेटा। आई बात समझ में आपको? स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं, नंबर सेव करो, हमें मैसेज करो, हम आपको एक ग्रुप में जोड़ेंगे। वहां पर फिर आपको क्या है, वहां पर भी आप डाउट पूछ सकते हो, आपको पीडीएफ फाइल में नोट्स मिलेंगे और साथ ही साथ में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे बेटा। इज दैट क्लियर? अब बात समझ में आई ना आपको मेरी? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। अब देखो क्या है, हम स्टूडेंट्स की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए, ये एग्जाम वालों को पसंद नहीं है, ठीक है ना? वो नहीं चाहते कि यहां पर जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनको हम सीधा सीधा दे दें कि देखो बेटा जी आपके पास में ग्रोस है और डेप्रिसिएशन है, प्लीज नेट अमाउंट निकालो। तो उनको पता है बच्चे ऐसे कर लेंगे, तो क्यों ना तुम्हें घुमाया जाए। तो इसलिए डेप्रिसिएशन के 3 अलग अलग नाम भी क्वेश्चन में आ सकते हैं आपको कंफ्यूज करने के लिए, क्योंकि हो सकता है आपके पूरे 100 आउट ऑफ 100 आ रहे हो। अब ये बात बोर्ड वालों को अच्छी नहीं लगे, ठीक है, तो आपको कंफ्यूज करेंगे वो।
तो कंफ्यूज करने के लिए यहां पर तीन अलग अलग नाम और हैं बेटा। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये भी डेप्रिसिएशन में आता है बेटा। कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, ये भी डेप्रिसिएशन, मैंने ऊपर कैपिटल बोला क्या, नहीं सॉरी कैपिटल नहीं है, कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, ये डेप्रिसिएशन का नाम है बेटा। कैपिटल कंजप्शन अलाउंस, ये भी डेप्रिसिएशन कहलाता है। और करंट रिप्लेसमेंट कॉस्ट भी आप लोगों का डेप्रिसिएशन कहलाता है। तो कई बार क्वेश्चन में ये होता है बेटा डेप्रिसिएशन डायरेक्टली नहीं आता है, तो इन तीनों में से कोई भी नाम आएगा तो अब आप समझ जाएंगे बेटा, ठीक है। तो ये डेप्रिसिएशन के तीन अलग अलग नाम होते हैं बेटा। आगे देखो, अब सर नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम भी बताओ सर, नेशनल इनकम और डोमेस्टिक इनकम क्या होता है सर। तो देखो बेटा, नेशनल इनकम क्या होता है। नेशनल इनकम मतलब ऐसे समझो कि जैसे आप अपने देश में, भाई कितने लोग हैं, क्योंकि अपन यहां पूरे मार्केट की बात करेंगे, अब पूरे इंडिया लेवल पे बात करेंगे, कितने लोग हैं जो इंडिया में रहकर पैसे कमा रहे हैं और कितने लोग हैं जो आउट ऑफ इंडिया से भी पैसा जनरेट कर रहे हैं। इन दोनों की इनकम को, इन दोनों की टोटल इनकम को अगर प्लस कर दे तो वो बन जाएगा आपका नेशनल इनकम, बस और क्या है। यही तो है कि भाई हमारे देश में जो हम इनकम जनरेट कर रहे हैं और विदेशों से भी जो हम हमारी इनकम जनरेट कर रहे हैं, दोनों टोटल इनकम को प्लस कर दिया जाएगा तो वो नेशनल इनकम कहलाएगा। देखो क्या लिख रखा है, द नेट मनी वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर आप सब जानते हैं, फाइनेंशियल ईयर। अब आप बोलोगे सर आप तो इनकम का बोल रहे हो, तो बेटा वहां जो है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज आ रही है। तो बेटा आप अपने देश में कोई चीज बेचकर आपके पास जो पैसा आया वही इनकम है। इज दैट क्लियर। आपने अपने ही देश के अंदर गुड्स एंड सर्विसेज बेचकर जो पैसा कमाया और आपके और भी गुड्स एंड सर्विसेज आउट ऑफ इंडिया से भी बेचकर आपने पैसा कमाया, इन दोनों इनकम को अगर प्लस कर दें वो बन जाएगी आपकी नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर। नॉर्मल रेजिडेंस मतलब क्या होता है, अगर हम इंडिया में रह रहे हैं तो हम भारतीय नागरिक हैं तो हम नॉर्मल रेजिडेंस हो गए, क्योंकि हम यहीं रह रहे हैं, ठीक है ना, हम यहीं कमाते हैं, हम यहीं रहते हैं, ठीक है ना, हम यहीं की, हमारे देश की इकोनॉमी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, ठीक है। हमारे देश की अगर पॉलिसी चेंज होती है तो उससे सीधा हमारे ऊपर इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है ना। तो ये सब चीजें क्या है, ये सब चीजें हम लोग हमारे देश की इकोनॉमी और पॉलिसी के ऊपर निर्भर हैं, इसीलिए उसे ही हम क्या कहेंगे, नॉर्मल रेजिडेंस। तो कोई भी एक नॉर्मल रेजिडेंस जो गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया और इंडिया के बाहर बेचकर कमाता है, उन सब की टोटल इनकम को अगर प्लस कर दिया जाए तो नेशनल इनकम बन जाएगा, बस खत्म बात। दूसरी चीज, अगर सिर्फ हम हमारे ही देश के अंदर किसी गुड्स और सर्विसेज को बेचकर पैसा जनरेट कर रहे हैं तो ऐसे पैसे को हम डोमेस्टिक इनकम कहेंगे कि भाई हम बाहर कुछ नहीं भेज रहे हैं, हम हमारे ही देश में गुड्स एंड सर्विसेज को सेल करके जो इनकम जनरेट कर रहे हैं उस पूरी टोटल इनकम का हम क्या कहेंगे, डोमेस्टिक इनकम कहेंगे। क्या लिखा है बच्चों, यही लिखा है, डोमेस्टिक इनकम रेफर्स टू अ टोटल फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन within the domestic territory of a country during an accounting year। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अब बार बार बताने की जरूरत नहीं है मेरे को, है ना। अब जो बच्चे आज की क्लास में नए, बेटा लेक्चर नंबर 1 से देखो आप, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मतलब अगर मैं आपको समझाऊं तो ऐसी चीजें जो बिजनेस करने में हमारी हेल्प करती हो उसे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कहेंगे। जैसे कि कैपिटल हो गया, जैसे कि लैंड हो गया, जैसे कि क्या कहते हैं अपना लेबर हो गया, रॉ मटेरियल हो गया, ये सब क्या है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, जिनके बिना हम बिजनेस नहीं कर सकते हैं। दैट्स इट। आगे देखो, द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इनकम्स इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। बिल्कुल सही बात है। हम यहां पर क्या करेंगे बेटा, इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो निकालेंगे तो हमारे पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, डोमेस्टिक में से या नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को निकाल देंगे। देखो नेशनल इनकम क्या है, डोमेस्टिक
इनकम के साथ साथ में जो हमारी इंटरनेशनल इनकम है उसको हम ऐड करते हैं तो हमारे पास में नेशनल इनकम आ जाती है। तो इस इंटरनेशनल इनकम को हम क्या बोलते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। मतलब हमने एग्जैक्ट अमाउंट इनकम के रूप में कितना जनरेट करा विदेशों से, उसे नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे बेटा। क्या कहेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहेंगे बच्चे। इज दैट क्लियर? अब अगर कोई मुझसे कहे कि सर नेशनल इनकम में से अगर मैं डोमेस्टिक इनकम निकाल दूं तो क्या बचेगा? तो बेटा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड ही तो बचेगा। भाई आपका जो नेशनल इनकम है वो कैसे बना? अपने देश की इनकम से और विदेशों से जो इनकम जनरेट हो रही है उनसे लेकर नेशनल इनकम बना है। अब नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम निकाल दूंगा तो क्या बचेगा? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, मतलब विदेश से जनरेट की गई इनकम बचेगी। इज दैट क्लियर बेटा? बात समझ में आ रही है ना आप लोगों को? तो इसलिए लिख रखा है यहां पर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू इनकम इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जिसको NFIA भी बोलते हैं, which is included in national income and excluded from domestic income, जो कि इन नेशनल इनकम में ऐड रहता है और डोमेस्टिक इनकम में ऐड नहीं रहता है। इज दैट क्लियर बच्चों? बात समझ में आ गई आप लोगों को? चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा और डिटेल में आ जाएगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बेटा, तो डिटेल में समझेंगे उसमें क्या दिक्कत है। तो मैंने अभी आपको यह बताया कि अगर आपको NFIA चाहिए तो नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम को निकालना होगा। बस आपके पास NFIA आ जाएगा। अब नेशनल इनकम निकालना है तो क्या करेंगे? NFIA में हम प्लस कर देंगे हमारी डोमेस्टिक इनकम को, बस नेशनल इनकम बन जाएगा बेटा हमारा। इज दैट क्लियर? तो सारी चीजें इसी के बीच में घूम रही है कि नेशनल इनकम चाहिए तो विदेशी इनकम और डोमेस्टिक इनकम दोनों को प्लस कर दो, बन जाएगी नेशनल इनकम। और अगर आपको NFIA चाहिए तो नेशनल इनकम में से डोमेस्टिक इनकम निकाल दो, तो आपके पास में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड मींस NFIA बन जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को? अगर दिक्कत है तो पूछ सकता है बेटा, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम जवाब जरूर देंगे। ठीक है, आगे देखो। अब कुछ केसेस है जो आपको रटाए जाते हैं बेटा कि देखो अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आ जाए तो यूं करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। अपन उसको बहुत इजी तरीके से समझेंगे बेटा। अब देखो बेटा नेट फैक्टर इनकम वो तो नेशनल इनकम की बात थी। अब अगर आपसे कोई बोले कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फॉर्मूला बताओ, तो आपको बोलना है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और इसमें से माइनस कर दो फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ये तो हो गया जहां से हमारी इनकम जनरेट हो रही है बेटा। एक ये हो गया जो यहां से कमा के विदेश में लेके जा रहे हैं। भाई हमारे कुछ लोग विदेशों से कमा के ला रहे हैं तो वहां के लोग भी तो यहां से कमा के लेके जाएंगे, ठीक है ना? तो हमें नेट वैल्यू चाहिए, हमें एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना होता है। आप ऐसे समझो, तो एग्जैक्ट प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो हमें यह भी तो पता होना चाहिए ना कि विदेशों से हमारी एकदम एक्यूरेट नेट इनकम कितनी जनरेट हो रही है। अब नेट इनकम कितनी जनरेट हो रही है उसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए? हमने कितनी विदेशी कंट्रीज से, हमने कितने विदेशों से इनकम जनरेट करी है और कितने विदेशों ने हमसे इनकम जनरेट करी है, ठीक है ना? बस उसका डिफरेंस आपका क्या कहलाएगा? NFIA कहलाएगा, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहलाएगा बेटा। अब सारी कहानी इसके बीच में घूमेगी अगर आप समझ जाओगे तो। इसको पहला समझो, इनकम पेड टू, अब देखना क्या लिखा हुआ है इसमें, केस नंबर 1 में इनकम पेड टू अब्रॉड इज गिवन। अगर सपोज करो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है इनकम पेड टू अब्रॉड, देन टू मेक NFIA, तो आप NFIA का जो साइन है ना वो इन्वर्स कर देना। इन्वर्स कौन सा साइन सर? प्लस माइनस का, वो इन्वर्स कर देना। आई बात समझ में? क्या कर देना बेटा? इन्वर्स कर देना। अब बच्चे कई बार क्या होते हैं, ठीक है यहां आपने समझाया सर हमें समझ में आ गया, बट वहां कभी क्या होता है बेटा, कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिस्क मत लो, आपको नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड नजर आए चाहे इनकम फ्रॉम अब्रॉड नजर आए,
आप फॉर्मूला पुट करेंगे सबसे पहले, साइड में एक वर्किंग नोट बना लो, और इस तरीके से करोगे तो टीचर्स भी खुश रहेंगे आपसे बोर्ड में कि यार बच्चे ने पूरा बिल्कुल वेल एक्सप्लेन किया है, बिल्कुल भी आफत नहीं काटी इस लड़के ने या लड़की ने। ठीक है बेटा, तो देखो बेटा जब भी आ जाए, अब यहां लिख तो रखा है इनकम पेड टू अब्रॉड इज गिवन देन टू मेक एनएफआई। तो अगर आपके पास इनकम पेड टू अब्रॉड, सिर्फ इनकम पेड टू अब्रॉड गिवन करे क्वेश्चन में, तो एनएफआई जो भी उसका आंसर होगा ना, नेट फैक्टर इनकम, सॉरी इनकम पेड टू अब्रॉड का जो भी आंसर होगा ना, उसको एनएफआई में माइनस करके लिख देना। दैट इज कॉल्ड इनवर्स। अगर वो पॉजिटिव में हो पेड टू अब्रॉड, तो आपको नेगेटिव में करना है। पेड टू अब्रॉड अगर नेगेटिव में, तो पॉजिटिव करके लिख देना बेटा। तो ये कंफ्यूज वाला मामला है। और क्या होता है एग्जाम्स के दौरान में, स्पेशली बोर्ड के एग्जाम में, हम लोग थोड़ा सा स्ट्रेस में रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि एक तो टाइम से कंप्लीट करना है, ठीक है ना, और सारा पेपर करना है और अच्छे मार्क्स लाने। तो इतने स्ट्रेस के बीच में बच्चे को अगर कोई चीज आप कुछ रटोगे तो कंफ्यूज 100% होना है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप सीधा सीधा एनएफआईए इनकम फॉर्मूला लिखो, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। अब मेरे पास क्वेश्चन में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, ये मेरा एनएफआईए का फॉर्मूला है बेटा, ठीक है। अब मेरे पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, तो 0 लिख दूंगा, माइनस लगाऊंगा। फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड गिवन है 10, तो ये 10 लिख दिया। तो NFIA कितना आया? -10 आ गया। वो यही तो बोल रहा है कि अगर इनकम पेड टू अब्रॉड प्लस में हो, अगर प्लस में हो तो माइनस में NFIA आ जाएगा, और अगर माइनस में हो तो प्लस में आ जाएगा। तो रटना क्यों है? हमें फॉर्मूला याद है, फॉर्मूले वैल्यू पुट करेंगे, आंसर निकाल लेंगे, उसमें क्या जाता है, थोड़ा सा टाइम ही तो बढ़ रहा है। बट ये भी अगर आप अपने वर्किंग नोट में अपने टीचर को दिखाओगे बोर्ड में, तो सोचो कितना अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा कि बच्चे ने जो है सब चीज अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है। अगर 5 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा तो 100% प्रोबेबिलिटी कि आपको 5 मार्क्स ही मिलेंगे इस क्वेश्चन में। ये होता है फायदा अच्छी से सब चीज को एक्सप्लेन करने का। केस नंबर 2 देखो आप, इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज गिवन। अब इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, एनएफआईए अब फ्रॉम अब्रॉड गिवन है, तो वो क्या बोल रहा है, एनएफआईए इक्वल टू इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फॉर दिस पुट इनकम पेड टू अब्रॉड 0। अब वो यही बोल रहा है यार। अब जैसे मान लो सपोज करो आपके पास में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड 10 गिवन है, तो और फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड गिवन नहीं, तो 0 मान लो ना यार, एनएफआईए 10 आ गया, खत्म बात। फॉर्मूला याद रखना है, रटना कोई भी चीज नहीं है, रटोगे तो काम खराब हो जाएगा। सिर्फ दिमाग में रखो फॉर्मूला और वैल्यू पुट करो और आंसर निकालो और आगे बढ़ो। ऐसे ही इफ इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड इनकम पेड टू अब्रॉड बोथ आर गिवन, तो मजे मजे हैं सर, उसमें क्या दिक्कत है। यहां पर भी आपने एक एग्जांपल दे रखा है कि इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 है और इनकम पेड टू अब्रॉड माइनस वो क्या 120 है, तो कोई बात नहीं, अगर ये ज्यादा है तो नेगेटिव में आंसर आ जाएगा, उसमें क्या दिक्कत है, एनएफआईए -20 हो गया। बट करना बेटा हमें जो है ना वो सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूला पुट करके ही करना है। आगे अभी मैं आपको एनआईटी का फॉर्मूले भी वैल्यू पुट करके बताऊंगा। आप बिना फॉर्मूला पुट करे कोई भी क्वेश्चन नेशनल इनकम में नहीं करेंगे, और अगर आपने हर क्वेश्चन फॉर्मूले के साथ किया बेटा तो 100% श्योर है कि आप आंसर सही कर आओगे नेशनल इनकम। इज दैट क्लियर? बात समझ में आई बेटा आपको मेरी यहां तक? अब जैसे केस नंबर 5 है, तो नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज गिवन, देन इट टू मेक इट एनएफआईए इनवर्स साइन, वही वाली बात लोड करा रही है। जैसे कि लिख रखा है, देखो 2 मैंने एग्जांपल दे रखे हैं यहां पर कि अगर नेट फैक्टर इनकम टू अब्रॉड आपके पास में 100 है तो एनएफआईए आपके पास -100 हो जाएगा, और नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड अगर आपके पास -100 में तो प्लस में हो जाएगा। वो कैसे सर? मैं समझाता हूं। माइनस वाली कहानी समझ में आ गई ना, कि जैसे वो क्या था कि ये फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है, ये गिवन है 10, तो आंसर हमारा -10 में आ गया। अब सपोज करो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड गिवन नहीं है और पेड टू अब्रॉड भी माइनस में आ रहा है, तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो बस खत्म बात, तो आंसर भी प्लस में आएगा एनएफआईए का, और नहीं तो क्या, ऐसे ही तो करना है। तो फॉर्मूला याद है तो ये चीजें रटने के लिए जरूरी नहीं। अब आप बोलोगे सर फिर आपने दिया क्यों? अरे बेटा मैंने इसलिए दिया है ताकि मैं आपको समझा सकूं कि ऐसे ऐसे केसेस आ जाते हैं। बच्चे क्या होते हैं ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड देखकर ही सोच लेते हैं कि तो एनएफआईए, और वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर निकाल देते हैं, फिर कहते हैं सर हमारा आंसर नहीं आ रहा। अरे बेटा अपन को नेट निकालना है, वहां पर फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड लिखा हुआ है। आप इतना जल्दबाजी क्यों कर रहे हो? आप
फॉर्मूला वैल्यू अगर क्वेश्चन में आएगा ना तो ऐसा आएगा, देखो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज रुपीज फलाना फलाना, तो वो आप डायरेक्टली लिखो, फिर आपको फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। बट आपके पास फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड आ जाती है तो फॉर्मूला लगाओ। ये माइनस वाइनस याद मत करो कि प्लस में फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड प्लस में आ रहा है तो माइनस करें, माइनस में आ रहा है तो प्लस में करें, याद करने की जरूरत ही नहीं है। फॉर्मूला पुट करो, वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो, दैट्स इट। कंफ्यूजन रखना ही नहीं दिमाग में। इज दैट क्लियर? आ रही है मेरी बात समझ में आप लोगों को? चलो बहुत अच्छी बात है अगर आपको मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई है तो मैं सोच रहा हूं कि आज इतना ही रखते हैं बेटा, ठीक है ना। इसको यहां तक अच्छे से समझो, ठीक है, और वीडियो पोस्ट करके सारे शॉर्ट नोट्स लिख लेना। जैसे ये चैप्टर खत्म होगा बेटा मैं आपको इसके नोट्स भी प्रोवाइड करवा दूंगा। आपको उसके लिए कुछ नहीं करना है, यहाँ नीचे स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं बेटा, उस नंबर को सेव करो, हमें मैसेज करो, हम उसको आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में जोड़ेंगे, वहां पर आपको जो है नोट्स मिल जाएंगे और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी मिलेंगे और बहुत सारी जानकारियां भी आपको मिलेगी रिलेटेड टू योर कंटेंट। इज दैट क्लियर बेटा? तो आई थिंक आज आपको अच्छे से नेशनल इनकम के कुछ और कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। नहीं आए हैं, कुछ किसी में डाउट रह जाए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो बेटा, नहीं तो नंबर तो मिल ही गए आपको, सेव कर लो, वहां पूछो, ठीक है। और अगर आपको अच्छा लगा है तो बेटा प्लीज कमेंट जरूर किया करो थोड़ा सा, उससे क्या है हमें पता लगता है कि यार बच्चों को पसंद आ रहा है, तो वो हमें मैसेज कर रहे हैं सर हमें अच्छा लगा, सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, तो बहुत अच्छा लगता है। इससे क्या होता है और हिम्मत आती है आप लोगों के लिए और अच्छे से इजी वे में काम करने के लिए। तो बेटा कमेंट जरूर किया करो, ठीक है ना। कोई सजेशन देना चाहो तो वो भी दे सकते हो बेटा। और अगर वीडियो अच्छा लगा है, क्लास अच्छी लगी है हमारी, मेरा कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका आपको अच्छा लगा, आपके डाउट क्लियर मैं कर पाया हूं, तो बेटा प्लीज लाइक जरूर करना, अपने और भी दोस्तों के साथ में भी शेयर करो बेटा, और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना बेटा। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय बच्चों।